चमार गुवार लोहार बढ़ाई कर रहा है, करने वाले लोग कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम समता मूलक समाज के निर्माण का पुरोधा नहीं है, हम संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। और वही चाणक्य ने चुटिया लहराते हुए यहाँ जो है मगध का प्रारूप चेंज किया और एक शूद्र कहा जाने वाला मौर्य जाति के व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया, जिससे सिकंदर भी कांपा। कन्वर्टेड मुस्लिम कर रहे हैं, जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, जो हजरत के पैगंबर के जो ओरिजिनल वारिस मानते हैं, वो नहीं। बाद से ज्यादा खतरा यदि अगर दलितों अगर निचले तबके के जातियों को अगर है वैसे बैकवर्ड, तो उसका दुश्मन ब्राह्मण भूमिहार क्षत्रिय नहीं है, उसका दुश्मन सबसे बड़ा वही बैकवर्ड समाज, वही शेड्यूल कास्ट समाज। यहाँ अंधविश्वास, पाखंड और धर्मांधता की वजह से आज भी लोग पूजा पाठ और मूड़ी धुनना कई तरह के अंधविश्वास में लिप्त है। जहाँ चांद पर मंगल पर की बात, नासा की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ घंटा बजाने की बात हो रही है। कुछ लोग जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि जहाँ तुम हो वहाँ तुमको उस धर्म से तुमको क्या लाभ है, आओ मेरे साथ बैठो, हम तुमको आर्थिक मजबूती करेंगे, आर्थिक संपन्नता देंगे। तो यह कमजोरी उनकी नहीं है जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना, कमजोरी हमारे अंदर है कि हम अपने बड़ा बहाव को रोक क्यों नहीं रहे हैं। देश को अगर सही रास्ता पर ले चल सकते हैं तो संविधान में सारे लोगों को साथ बैठाइए कि जातीय धर्म हमारा मुख्य कारण है, इसको यदि समाप्त कर देंगे तो हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। जाति धर्म की बात करते हैं, यदि मैं ब्राह्मण हूँ तो हम अपने आप को कानपुर जो ब्राह्मण होने का नाच करते हैं, हमारे सामने शकल दीपी होते थे, कहते कि पतल चट है। भूमिहार यदि हम है तो उसमें भी टोम कटार और कई हम वर्ग की बात करके कह देते हैं कि तो तुम फलना हो, हम फलना है। राजपूतों में भी वर्ग की बात आ जाती है। तो जाति, तो हर जाति के अंदर जाति प्रवेश किया हुआ। राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि इसमें शुद्धता नहीं रह गया। कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो, उसके अंदर इतनी संकीर्णता हो गई। हाँ, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, को अगर जिंदा नहीं रखेंगे तो इस विषमता वाले युग में हम सत्ता प्रशासन के लोग नहीं, बड़ा कड़वा सत्य है। तो उसको बनाए रखने के लिए गंदगी फैला करके लोग रखने वाले गंदगी फैला के रखते हैं। लेकिन इससे आने वाली नस्ल जो पीढ़ी है वो सबका घर जलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि आज बड़ा हम इत्मीनान में हैं, सबके बाल बच्चा जुम्बी से एक दूसरे नर पिशाच हो जाएंगे, एक दूसरे को माने खाने काटने को दौड़ेंगे। यह जुग आने वाला है। भारत में जाति व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे जातियां हैं, विभिन्नताएं हैं भारत में। इसीलिए हमारा भारत जाना भी जाता है कि विभिन्नताओं में समानता के लिए। और एक चैलेंज भी है भारत के लिए, जो भारत में विभिन्नताएं हैं जाति को लेके, कल्चर को लेके, इस सब पे काफ़ी दिक्कत होती है भारत में सरकार चलाने में या फिर किसी चीज़ को व्यवस्थित करने में। आज हम उसी विषय से एक विषय को लेकर आए हैं, जाति व्यवस्था। तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे संवार्ता में। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियदर्शी सर हैं, एक मगध साहित्य विरासत मंच के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक में भी रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सलाम। भारत में जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक जड़ क्या है और आज के समाज में इसका प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा ही ज्वलंत है जी सर, और बड़ा तीखा है जी। क्योंकि इस पर बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में आए, सदियों से चले गए, और इस पर आज के परिवेश में इस विषय पर आपको सवाल बड़ा कठिन है। हो सकता है कि मेरी बात कर्ण प्रिय ना हो, श्रोताओं को कुछ तीखा लगे, लेकिन जो सच्चाई है मैं उस पर कहूँगा। जाति व्यवस्था की जो बात आपने करी है, तो जाति व्यवस्था हमारे देश में कोई आज की नई उपज है नहीं। ये कि बहुत बड़ा वायरस और बीमारी के तरह हमारे देश को जड़वत किए हुए है वर्षों से। अब वर्षों नहीं, इसको हजारों वर्षों से कहिए। जब सिंधु सभ्यता का जब अंत हुआ, उसके बाद में कैसे हुआ उस पर हम नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद जब भारत की मूल सभ्यता जो वर्तमान में अस्तित्व में है, जब यह आने लगी, तो
धीरे 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 परिस्थितियां बदली, क्लाइमेट चेंज होता है, प्रकृति नेचर चेंज होता है, रहन सहन आओ हवा हजारों साल में परिवर्तन होता है। तो जाति व्यवस्था भारत में कोई वर्षों का नहीं है। परिस्थिति यहाँ यह है कि आर्य सभ्यता से हम बात को उठाते हैं। जब आर्य सभ्यता भारत में आती है, यानी कि एक विकसित दिमाग सोच समाज के सम्राट निर्माण करने वाले एक विशेष विचार के लोग भारत में प्रवेश करते हैं, भारत की भूमि पर प्रवेश करते हैं। उस समय कोई भारत का मानचित्र या अमेरिका अफ्रीका का मानचित्र जैसा कोई नेचर नहीं था। बाद उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, उस समय का नाम भी अलग रहा होगा। लेकिन जो लोग सिंधु नदी से उधर से जो इंडो यूरोप से जो आए हमारे यहाँ देश में, तो उन्हें एक विकसित व्यक्ति के रूप में माना गया, जिनको आर्य कहा गया। आर्य यहाँ जब आते हैं तो हमारे यहाँ भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो दो परिस्थितियां उत्पन्न होती है। एक यहाँ कहा जाता है कि माने उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में लोगों का आना जाना, यहाँ के भारत के मूल निवासियों के साथ बने लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ समीकरण बनना बिगड़ना, ये परिस्थितियां चल रही थी। तो उस समय कोई देवी देवता या जाति धर्म का पदार्पण नहीं था, जैसा कि बने एनसीईआरटी या अन्य किताबों में हम पढ़ते हैं। सनातन संस्कृति सभ्यता वाले किताबों को छोड़ दे तो उसमें ये बात आती है कि तब ना कोई जाति था ना कोई धर्म था, कोई बंधन नहीं थी, बस मानव जाति स्त्री पुरुष थे, आर्य अनार्य की बातें हुई थी, यही परिस्थितियां थी जाति की। लेकिन पूर्व वैदिक काल के बाद जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना होती है। तो उस काल में राजा महाराजा राजवाड़ा राज्य जनपद महाजनपद जैसी परिस्थितियां आ गई थी। उसके पहले कबीलाई लोग थे तो वैसी परिस्थितियां नहीं थी। जब ये आ गए तो वहां पर जो है कार्य क्षेत्र का बंटवारा होता है। बात को गहराई से समझा जाएगा। कार्य क्षेत्र का बंटवारा होता है और कार्य क्षेत्र के बंटवारा में क्या होता है, श्रमिक लोग होते हैं, पशुचारण करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, तरह तरह के कर्म उनके क्षेत्र में जो जिम्मे में होता है वो कर्म करते हैं। तो कर्म के नाम से एक समुदाय को जाना जाने लगा। धीरे 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 वह प्रभाव पड़ गया। जैसे मान लिया जो बुद्धिजीवी होते थे, जो पठन पाठन की प्रक्रिया को जानते थे, जो लेखनी पढ़ने की क्रियाओं को जो करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। उनके जिम्मे में सारा वेद उपनिषद और शास्त्र की बातें कहने सुनने के लिए उन्हीं के जिम्मे में था। एक क्षत्रिय का उत्पन्न होता है, जिनका काम होता है अपने राज्य का संचालन करना, सुरक्षा करना, राजा का पद का दायित्व करना। वैश्य की बात आती है, वैश्य का काम होता है तरह तरह का खेती गृहस्थी पशुचारण अन्य कर्मों को करना। और उसके बाद में आता है एक श्रेणी शूद्र श्रेणी होता है, जो सेवक के रूप में होता है, जो दास के रूप में होता है, जो सभी कार्यों को करता है या वैसे कार्य को करता है जिसे हम अछूतपन की बात आज के डेट में कहते हैं। जैसे कोई सफाई कर्मी हो गया, कोई कुछ हो गया। तो इस प्रकार से बाद में 4 वर्ण की बातें आई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये उत्तर वैदिक काल की बातें हैं। पूर्व वैदिक काल में नो जाति, कोई बंधन नहीं। यानी कि जो जातियां हैं सर अभी की है जी हाँ, वर्तमान के समयों में, पहले के समय में नहीं था। पहले 4 जातियां थी जी सर। उत्तर वैदिक काल में आते तो 4 जातियां हो गई। तो 4 जातियां, फिर उसके बाद में फिर चला संघर्ष चला, वर्ग संघर्ष में कभी ब्राह्मण चाहते थे कि हमारा वर्चस्व बना रहे, कभी क्षत्रिय चाहते थे कि हमारा वर्चस्व रहे, कभी वैश्य व्यापारी वर्ग के लोग चाहते थे कि हमारा वर्चस्व बना रहे। और उसमें जो शूद्र वर्ग के होते थे वो भी कुछ कुछ महत्वाकांक्षी होते थे, जानकार होते थे, तो उनको भी स्थान मिलता था। जैसे आप देखिए, अब आ जाइए मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल को छोड़ दीजिए, तो मौर्य काल में देखिए तो घनानंद हमारे ब्राह्मण समाज से थे, वो राजा थे, मगध जनपद के थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। लेकिन उनको सूरा सुंदरी और अन्य प्रकार के चीजों में लिप्त पाया जाने लगा। तो वहीं चाणक्य ने चुटिया लहराते हुए यहाँ जो है मगध का प्रारूप चेंज किया और एक शूद्र कहा जाने वाला मौर्य जाति के व्यक्ति को, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया, जिससे सिकंदर भी कांपा। लेकिन वह काल भी बीता,
वह 4 वर्णों की बात भी बीत गई। जी सर। फिर उसके बाद में आता है मौर्य वंश के बाद में भी गुप्त वंश और कई वंशों का प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद में मुसलमानों का भी आक्रमण होता है या आगमन होता है, तो कई विदेशी शक्तियां देश के अंदर प्रवेश करने लगती है और यहाँ कुछ आंतरिक कलह भी तब तक व्याप्त हो जाता है राजा बनने के लिए, संपत्ति के लिए। तो आपस में यहाँ समन्वय बिगड़ता है और कुल मिलाकर के जो सनातन संस्कृति की जो परंपरा थी, जो प्राकृतिक परंपरा थी, वो छिन्न भिन्न होता है और यहाँ जाति के गत व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो 4 जाति से 14 जाति, 14 से 54 जाति, 54 से आज के डेट में 6447 उप जाति का आज अभी वर्तमान में बना है। आप देखिएगा बिहार सरकार को देख लीजिए, बिहार सरकार में अभी दलित, महादलित, स्वर्ण, वैश्य, बैकवर्ड में भी कई सारी कम्युनिटी संविधान में वर्तमान में परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है। तो जाति का जड़ जो है, आपने जो सवाल किया जाति के जड़ पर आपने बात की। जी सर। तो जाति का जड़ हमारे यहाँ सभ्यता के साथ ही जड़ उत्पन्न होता है। यानी एक तरफ जब सभ्यता जब विकसित होने को होती है, वहीं से एक बीमारी लग जाती है। इतनी बड़ी भयावह बीमारी होती है कि मानव संस्कृति की परंपरा ही समाप्त हो गई। इस पे समाज पे ये प्रभाव पड़ता है ना, और ये बुरा असर पड़ा समाज पे। ये अच्छा असर नहीं। यह अच्छा असर नहीं है, जी सर। यह एक बहुत ही कुंठित करने वाला वातावरण भारत में पैदा हुआ। जी सर। हमसे पीछे देखिए अमेरिका, जापान, कई देशों को देखिए, आधुनिक काल में जिनकी आजादी बाद में मिली, वो लोग विकसित होकर के मंगल पर, चांद पर चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ अंधविश्वास, पाखंड और धर्मांधता के वजह से आज भी लोग पूजा पाठ और मूड़ी धुनना कई तरह के अंधविश्वास में लिप्त है। जहाँ चांद पर, मंगल पर की बात, नासा की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ घंटा बजाने की बात हो रही है, थाली पीटों की बात हो रही है। इससे क्या होना? ये तो केवल भ्रम पैदा करके सत्ता को प्राप्त करने की नीति है। और जैसे हमारे भारत के लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग भी इसमें लिप्त पड़े हैं। सर, हम राजनीति में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन हम करते हैं सर आपसे। क्या आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक पहचान का माध्यम है या सामाजिक विभाजन का कारण? देखिए, जाति व्यवस्था तो सामाजिक विभाजन का कारण है, इसको तो हम सामाजिक विभाजन का कारण ही मानते हैं। समाज का सामाजिक पहचान का कारण? सामाजिक पहचान का तो कारण है नहीं। आजकल जो फेसबुक, इंस्टा पे भूमिहार है, ये है वो है, भूमिहार, चमार, गुवार, लोहार बढ़ाई कर रहा है, करने वाले लोग कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम समता मूलक समाज के निर्माण का पुरोधा नहीं है, हम संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं और अपनी वर्चस्व बनाए रखने की पुरानी परंपरा को अपना। तो ये कुत्सित मानसिकता है और ऐसे में जातीय सम्मान का बोध नहीं होता है, जातीय जो है वो विषमता का बोध हो, विषमता का, और वहीं से हमारा जो है सामाजिक समरसता बिगड़ रही। तो उनसे बनने की बात हुई, उसको समाप्ति की ओर देखना चाहिए। सर, जिन लोगों द्वारा धर्मांतरण किया जाता है आज के डेट में, अभी धर्मांतरण बहुत तेजी से हो भी रहा है सर भारत भर में, तो जिन लोगों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है उनके प्रमुख सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक कारण क्या होते हैं? देखिए, जहाँ धर्मांतरण की बात करते हो तो धर्मांतरण कौन कर रहा है? जो हिंदू है। जी सर। हिंदू ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जी सर। आपने नहीं सुना होगा कि इस्लामिक लोग जो है, कुछ लोग मीडिया में आ रहे हैं इस्लाम लाके, संजोग है, रेयर में है कि इस्लामिक लोग वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम कर रहे हैं। जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो हजरत के पैगंबर के जो ओरिजिनल वारिस मानते हैं, वो नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के ही लोग जो 600 वर्षों में मुसलमानों के साथ रहे, तो किसी कारण बस कोई अंसारी, शेख, सैयद, पठान, मौलवी हो गए, तो वो लोग धर्मांतरण की ओर जी। और इसमें एक बात बताया कि क्रिश्चियन लोग कभी नहीं सुनते होंगे कि हिंदू हो गया या क्रिश्चियन मुसलमान हो गया या मुसलमान क्रिश्चियन हो गया, इसे कहाँ है? तो हमारे यहाँ केवल, हमारे यहाँ क्यों है, यह समझने की बात है। जी जी सर, क्या जातिगत भेदभाव धर्मांतरण की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए आप जी। बात तो वही आ गई जहां हमने अभी कहा जी कि देखिए, एक तो है कि जातीय वर्ण व्यवस्था के संकीर्णता के कारण हम आर्थिक रूप से एक वर्ग जो है कमजोर हुआ।
जी शैक्षिक रूप से वो वंचित हुआ। जी तो वंचित वर्ग जिसको कहते हैं, वो वर्ग के बाद में ना तो शिक्षा है ना तो अर्थ है, तो उसको ज्ञान ही नहीं है, अपनी सभ्यता संस्कृति अपने मूल निवासी का कोई बोध ही नहीं रह गया। तो उस व्यक्ति को आर्थिक संपन्नता के लिए शिक्षा देने के लोभ प्रलोभ में कुछ लोग जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि जहां तुम हो वहां तुमको उस धर्म से तुमको क्या लाभ है, आओ मेरे साथ बैठो, हम तुमको आर्थिक मजबूती करेंगे, आर्थिक संपन्नता देंगे। तो यह कमजोरी उनकी नहीं है जी जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना, कमजोरी हमारे अंदर है कि हम अपने बड़ा बहाव को रोक क्यों नहीं रहे। अगर वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई देश हमला कर रहा है किसी देश पर, ऐसे समझिए, तो हमको अपना देश की सुरक्षा तो स्वयं करनी होगी ना। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो अगर देश पर हमला कर रहा है भारत के इस स्थिति पर, तो सुरक्षा मुझे करनी है। यदि आपके यहाँ परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन का दोषी वो नहीं है जो कर रहा है, परिवर्तन का दोषी हम हैं जो हम अपनी परिस्थितियों को ढूंढ नहीं रहे हैं और परिवर्तन होने से रोक नहीं रहे हैं। उसको रोकना होगा, उसके लिए हमें तैयार होनी होगी। अभी आपने बताया कि हमारा जो धर्मांतरण का जो मुख्य कारण है शैक्षणिक या आर्थिक है, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है जो पहले के लोग अपने से नीचे वाले जात को सताते थे, या फिर लोग कहते हैं कि सताते थे, तो क्या ये भी कारण है? क्या छुआछूत वगैरह भी एक कारण है? देखिए, वही बात मैंने कहा लगभग कि वर्ण व्यवस्था कार्य के क्षेत्रों से जो हुआ था, जी तो जो कार्य जो हमारे कर्मकार जो कार्य करते थे, जी मैंने लोहार, बढ़ई, कुम्हार, चमार, तरह तरह के विभिन्न वर्गों के जो लोग कार्य करते थे, तो उनका कार्य करने का थोड़ा सा प्रक्रिया तो निम्नतर था। जी तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है कि आप जिस वर्ग से या हम जिस वर्ग से आते हैं, अगर हम लोग के भी घर परिवार में यदि उनका रहन सहन व्यवस्था में अगर कुछ कमतर दिखे तो वहाँ पानी पीना थोड़ा सा दिक्कत होता है, गटकना नहीं गटक पाते हैं। तो उस समय समाज की परिस्थितियाँ तो काफ़ी भिन्न हो गई थी। तो उस परिस्थिति में जो है कि लोगों ने एक दूरी बना लिया रहने सहने की प्रक्रिया में। तो धीरे धीरे अनटचेबल का शब्द भाव दिलो दिमाग में हजारों वर्षों में प्रवेश कर गया। तो एक प्रवृत्ति हो गई कि अछूत है, फलना पशु है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बकरी है, लोहार है, चमार है, बढ़ई है, डोम है, हलखोर है, जादव है, कुइरी है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। ये परिस्थितियां ऐसी घर कर गई कि वो फिर निकल चुके, हजारों बरस में प्रवेश किया था, तो वो आसानी से नहीं निकल सकता है, ना निकला। तो वहां पर भेदभाव की प्रक्रिया हुई, और वह भेदभाव की जैसे ही प्रक्रिया हुई, एक तरफ धन संचय की प्रक्रिया हो गई, एक तरफ निर्धनता की प्रक्रिया हो गई। तो जहां धन के निर्धनता और धन संचय की प्रक्रिया होगी तो समाज दो भागों में, तो समाज का विभक्तिकरण हुआ। और इसी का फायदा उठा करके कुछ विदेशी शक्तियां हमारे भारत के क्षेत्र में आकर के वो व्याप्त होती, और बहुत वर्षों तक के वो शासन में आते हैं। जैसे आप कहते हैं कि इस्लाम का प्रवेश हो गया, मुसलमान का प्रवेश हो गया, तो मुसलमान कैसे आया? जब यदि हम ताकतवर होते तो मुसलमान नहीं है। उसके बाद में फिर उसमें भी कुरीतियां व्याप्त हुई, तो फिर क्रिश्चियनिटी, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, कई तरह के धर्मों का लड़ाई हो जाता है। तो एक भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला, सत्य, अहिंसा, प्रेम का संदेश देने वाला भारत विभिन्न जाति धर्मों का यह खास जगह हो गया। और अब लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं। अब वो लड़ाई लड़ने लग गए तो दो कारणों से। शुरू से संसार भर के अगर देश की बात करते हैं तो राज्य की बात करते हैं तो राजा या प्रधान की बात होती है, तो वो अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए बाकियों को गुलाम बना के रखने की प्रवृत्ति ने अनटचेबल शब्द को, छुआछूत वर्ग को एक विस्फोटक बना दिया। और वो विस्फोटक स्थिति आज भारत में इतनी भयावह हो गई, इतनी भयावह हो गई है कि संभलने का नाम नहीं दे रहा, और संभाल भी नहीं सकता, और संभल भी नहीं रहा है, नहीं संभल सकता। सर, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते हैं। राजनीति से ही क्वेश्चन है सर, धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई भूमिका है ना? हम हिंदू हैं जी, तो हम कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं जी, हिंदू हैं तो कहो जय श्री राम कहो। जी,
हम कहते हैं कि राम का आगमन आज हुआ, राम की रक्षा मैं कर रहा हूं। एक मनुष्य के अंदर ये कब क्षमता आ गई? प्रभु क्या देवी देवताओं को रक्षा करने वाला निरीह मनुष्य कैसे हो सकता है? तो धर्म के नाम पर तो हम जातिगत व्यवस्था कर रहे किसी खास पार्टी को आप टारगेट कर हैं। रहे हम टारगेट नहीं कर रहे, अभी एक पक्ष मैंने बोल रहा है। जी सर। तो ये हम कर रहे हैं, जी सर। हम ही कर रहे हैं, जी सर। मैं कर रहा हूँ। दूसरे तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम इस देश में हमारी आबादी इतनी है फिर भी हम अल्पसंख्यक है। हम तो भाई मुसलमान है, तो मुसलमानों का भी हक अधिकार है। बरसों से मैंने इस देश को हजारों साल 500 साल मैंने यहाँ कला संस्कृति स्थापित किया और यहाँ हमने भी समावेशी राजनीति किया है, समय दिया है। तो मजहबी बात होती है तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम दो धारा बना दिया जा रहा है जबरन। तो दो धारा बना करके भी राजनीति करने की कोशिश कर रही है दोनों तरफ के समुदाय या और अन्य समुदाय के लोग। लेकिन एक बात नहीं हो रही है कि हम भारत के मूल निवासी निश्चित तौर पर किसी भी देश में, यह इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, यह क्रिश्चियनों का देश तो नहीं है, यह अगर देश है तो निश्चित तौर पर सनातनियों का देश है। सनातनियों में हम ये नहीं कहते कि हिंदू, उसमें बौद्धिस्ट भी है, सिख भी है, हम उसी का पार्ट हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हम अपनी स्थिति को माने बरकरार नहीं रख पा रहे हैं और इसके कारण स्थिति परिस्थिति और भयावह होती जा रही है। तो राजनीति की बात आपने कहा, तो राजनीति करने वाले लोग ही जाति और धर्म को बढ़ावा दे करके और राजनीति को जिंदा करके रखे हैं। अगर ये लोग जिस दिन चाह लें कि नहीं ये चीज संविधान से माने संशोधन होना चाहिए, इसको माने रूपरेखा बदलनी चाहिए, तो देश में बहुत सारी परिस्थितियां शुरू से संविधान बनने से अब तक, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दलगत बात कह ही नहीं रहा हूं, संविधान बनने से अब तक 1952 से 2026 तक कई बार संविधान का संशोधन हुआ। तो जब संविधान के संशोधन करके बड़ी बड़ी नीतियों को आप बदल सकते हैं, तो जब जान रहे कि भारत के अंदर जातीय और धर्म की व्यवस्था हमको नाश कर रहा है, तो उसको सुधारने के लिए क्यों सुधार नहीं करते? ये सुधार करनी चाहिए हमारे देश को, ठोस कदम उठाना चाहिए। ये ठोस कदम उठानी चाहिए कि अगर हम वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं, अगर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, देश को अगर सही रास्ता पर ले चल सकते हैं, तो संविधान में सारे लोगों को साथ बैठाइए कि जातीय धर्म हमारा मुख्य कारण है, इसको यदि समाप्त कर देंगे तो हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। इस पर आइए, इस पर बात कीजिए, इस पर चर्चा करिए, फिर कहाँ जाति धर्म रह जाएगा। आज आप बात करते हैं किस जाति धर्म की बात करते हैं? यदि मैं ब्राह्मण हूं तो हम अपने आप को कानकुब्ज ब्राह्मण होने का नाच करते हैं, हमारे सामने सकलदीपी होते तो कहते हैं कि पतल चट है। भूमिहार यदि हम है तो उसमें भी डोम कटार और कई हम वर्ग की बात करके कह देते हैं कि तो तुम फलना हो, हम फलना है। राजपूतों में भी वर्ग की बात आ जाती है। तो जाति तो हर जाति के अंदर जाति प्रवेश किया हुआ है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं? हर व्यक्ति एक दूसरे को अछूत मान रहा है। गौर वर्ण तो सारे वर्णों में व्यवस्था है। ये इसको दूर करने के लिए एक प्रारूप लानी चाहिए कि ठीक है, हम बहुत ठोस बात कहना चाहते हैं कि जब हम जाते हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, भारत की पहचान पत्र बनाने, तो वहाँ लिखा रहता है धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फलाना 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 ढिमका। फिर उसके बाद में आता है कि किस वर्ग से हैं, तो जाति उसमें सर्च होता है। फिर उपजाति होता है कि किस जाति के हैं, तो वहीं पर जाति और उपजाति को समाप्त करिए ना, इसको संशोधन करिए ना। बहुत कड़ा काम है, सही बात, ये उठाना संभव नहीं है। ये उठा लीजिएगा तो फिर तो राजनीति करने वाले की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो सर क्या जाति आधारित राजनीति समाज न्याय को मजबूत करती है, सामाजिक न्याय को, या समाज को और अधिक खांचों में बांट देती है? देखिए, इतनी सारी बातें होने के बाद में मैं ठोस में यही कहूंगा कि जातिगत व्यवस्था हमारे देश को अंदर से खोखला कर चुका है। यह एक ऐसा वायरस है जो कि आने वाली नस्लों को कई पीढ़ियों तक इसका असर झेलना पड़ेगा, ये पता नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं जातीय वर्ण व्यवस्था हमको देश को अहित कर रहा है, इसको संशोधन करने की, न्याय को मजबूती नहीं दे रहा, न्याय को मजबूती नहीं दे रहा, समाज पर खांचों, समाज को कई वर्गों में बांट करके विभाजित कर रहा है। जातीय व्यवस्था हमारे लिए कहीं से भी
हो सकता है कि आप जिस वर्ग से हैं, हम जिस वर्ग से हैं, तो कहें कि ना जाति का प्रभाव रहना चाहिए, हम बहुसंख्यक हैं इसलिए जाति का प्रभाव रहना चाहिए। तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? क्या वह मानव जाति नहीं है? तो मानव जाति की बात होनी चाहिए। यह देश पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, तो यहाँ फिर जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानवतावाद का पोषक होना चाहिए, जातिवाद का पोषक नहीं होना चाहिए। सर, तो क्या आज के समय में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, किसी खास दल का बात नहीं करेंगे सर, लेकिन बहुत सारे अभी राजनीतिक दल भारतवर्ष में है, तो जो भी राजनीतिक दल है किस प्रकार जाति समूह को वोट बैंक के रूप में देखती है और संबोधित करती है? देखिए, आप हमें मैंने मीडिया के सामने मैं राजनीतिक स्तर पर कहना नहीं चाहता हूं, चूंकि सबसे दूषित जी अगर परिवेश है वर्तमान में, तो वो राजनीति गंदी हो गई है हमारी। जी जैसे गंगा मैली हो गई, जी गंगा का पानी घर में ला करके क्या अब हम उसमें खाना नहीं बना सकते? हम जानते हैं कि उसमें कितना वायरस पड़ा हुआ है। और कोई भी नदियां इतनी दूषित हो गई है, उसी प्रकार से राजनीति दूषित हो गई है। तो नमामि गंगे जैसा कई अभियान चलता है केवल नाम के लिए, तो उसको सचमुच में सफाई करने की जरूरत है। तो राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि इसमें शुद्धता नहीं रह गया। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसके अंदर इतनी संकीर्णता हो गई। हाँ, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, ये बात तो है। वोट बैंक है, वोट बैंक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम माने मुस्लिम हैं, ओवैसी साहब कर रहे हैं कि मुस्लिम हैं। मुसलमानों की एकता की बात होनी चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हिंदू व्यवस्था माने मजबूत होनी चाहिए, कुछ एक नई व्यवस्था प्रणाली आ गई है कि दलितों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो भाई मुसलमान और दलित और हिंदू और ये वो करने से ये देश खंडन करने की प्रक्रिया है। इसको लोग बल देते हैं, और जो नहीं बल देते हैं, मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि लोग दर्शक हमें जिस रूप में देखते हैं कहेंगे कि अपने पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात बोलते हैं। तो हम तो बोलते हैं कि भाई मानवता की बात होनी चाहिए, सर्वधर्म की बात होनी चाहिए, किसी खास जाति और किसी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तब हमारा देश मजबूत होगा और तब हमारा देश सोने की चिड़िया होगी। सर, जाति आधारित एक समस्या और है, उस पर भी बात करेंगे। इस समझ में क्या आरक्षण और जाति आधारित कल्याणकारी नीतियां सामाजिक समानता दिशा में प्रभावित नहीं रही है? उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब अभी देश जब आजाद हुआ, आप जिधर जाना चाह रहे हैं बड़ा ये जटिल बात और आ गई। अभी देश आजादी, अब तो हम पुराने समय की बात किया हमने, सिंधु सभ्यता से लेकर के वैदिक काल से लेकर के मुसलमानों के आगमन से लेकर के अंग्रेजों के आगमन से लेकर के फिर देश आज़ादी तक हम चले आए थे। लेकिन अब बात आती है कि देश आज़ादी के बाद सभी में खुशी था, खुशहाली था, लेकिन जो वंचित वर्ग था पूरे भारत के लोगों ने, चाहे वो इसमें सबसे मुख्य बातें आती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है, महात्मा गांधी की बात आती है, बहुत सारे लोगों की बात आती है। जो लोग जातीय, खास करके हिंदू धर्म में जो जाति का माने संकीर्णता थी उसको समाप्त करने की उद्देश्य से कि नहीं एक समाज वंचित है, एकदम नीचे धरा पर है, उसके पास ना तो शिक्षा है ना उसके पास आर्थिक स्थिति है, तो उसको ऊपर लाना है। तो कैसे ऊपर लाया जाएगा? तो कोई विकलांग आदमी है, अगर मान लिया कि उसको अगर चलाना है तो बैसाखी दे दो। तो यहाँ समानता आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, हमारा समाज में विषमता था, मेरे समाज में विषमता था, तो सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए आरक्षण लाया गया। और उस आरक्षण के सहारे जो वंचित वर्ग था, जिसके घर में चूल्हा नहीं था, घर नहीं था, आवास नहीं था, उसको मानव के श्रेणी में लाने के लिए उसको आरक्षण दिया गया कि नहीं वंचित वर्ग आगे आवे, उसका लाभ मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ नहीं मिला? यदि आज के समय में आरक्षण का नकारात्मक है या सकारात्मक है? देखिए, आज के डेट में नकारात्मक इसलिए हो गया कि आज के डेट में लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हरिजन है, ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये फॉरवर्ड है, ये फलाना है, ढिमका है, ये कह करके लोग जो रोटी सेक रहे हैं। तो आरक्षण मिलने से जितना लाभ हुआ है, तो जो आरक्षण लेकर के जो जगह पर आए हैं उनको चाहिए कि समाज को मजबूती हम प्रदान करें। जो वंचित वर्ग है,
जो IAS IPS हो गए, जो मंत्री विधायक हो गए, जो सांसद हो गए, जो बुद्धिजीवी हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनको जिम्मेवारी ज्यादा बनती है ना। आपका यदि घर में पुत्र है, मेरे घर में पुत्र है, तो मेरा पुत्र कैसे बेहतर होगा उसकी जिम्मेवारी पड़ोसी वाला को होगा, उसकी जिम्मेवारी मुझे होगी। तो यहाँ कुछ वंचित वर्ग के लोग कहते हैं कि मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, पाखंडवाद है, कह करके दूसरे को गाली देते हैं। तो दूसरे को गाली देने से आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ तो पूरा संविधान ने ताकत दिया है, सांसद से लेकर के सचिवालय तक। ठीक है, कहीं कहीं आपकी कमियां है, कुछ वैसे लोग भी है बढ़ने नहीं देना चाहते, और कुछ बढ़े हुए हैं तो वो समूह नहीं बनाना चाहते हैं। तो दोषी दोनों पक्ष, दोनों पक्ष दोषी। इसका नकारात्मक भी है, सकारात्मक। हाँ, नकारात्मक भी है, सकारात्मक। सकारात्मक ये है कि जो वर्ग वंचित हो उसको उठने का मौका मिल रहा है, लेकिन जो उठ गया है वो अपने ही समाज को उठने नहीं दे रहा है। वही दबा करके के मनुवाद से ज्यादा खतरा यदि अगर दलितों, अगर निचले तबके के जातियों को अगर है, वैसे बैकवर्डों को, तो उसका दुश्मन ब्राह्मण भूमिहार क्षत्रिय नहीं है, उसका दुश्मन सबसे बड़ा वही बैकवर्ड समाज, वही शेड्यूल कास्ट समाज के लोग। सर, क्या जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या धर्मांतरण और जाति आधारित राजनीति की प्रकृति बदल जाएगी? जो अभी धर्मांतरण हो रहा है सर, राजनीति हो रहा है, वोट बैंक का राजनीति हो रहा है, समाज को लेके, जाति को लेके, अगर जातिगत भेदभाव खत्म हो जाती है तो क्या इसका दिशा बदल जाएगा, इसका रूपरेखा बदल जाएगा? तो ये तो बात हो गई वही बात कि पहले हैजा होता था, प्लेग होता था, मलेरिया होता था, डेंगू होता था, सबका टीका हो गया, टीबी हो गया, तो धीरे धीरे उसकी बीमारियों का निराकरण हो गया। फिर नई बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, तो फिर एड्स आ गया, तो उसका भी इलाज हुआ। तो ये एक मानव समाज के विकास में एक ऐसी जड़वत बीमारी है कि एक बीमारी समाप्त होगी तो दूसरे रूप में नई बीमारी जन्म ले लेगी, जैसे ले रही है। तो नई बीमारियां जन्म लेगी जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इन बीमारियों से मुक्त होना सब समाज चाहता है कि नहीं, ठीक है भाई, समानता का अधिकार हो। उसमें सबसे मेजर बात ये कहना चाहते हैं कि उसके लिए सुधार की बात भी मैं करूंगा, केवल समस्या मैं नहीं बताऊंगा। सुधार में एजुकेशन इक्वलिटी की बात होनी चाहिए। कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका अभी अंजना ओम कश्यप जी की बात आ रही, तो उनके पुत्र एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, या बहुत सारे, ऐसा एक उदाहरण मैंने दिया, हम टारगेट नहीं करते हैं। तो उनके बच्चे को किसी का उदाहरण देंगे कि उनके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल में, भारत के अंदर में ही है, नई दिल्ली में है, वहाँ का लाखों रुपया महीने का फीस है। और जबकि यहाँ 75%, मोर देन 75% बच्चे जो हैं वो पिछड़ा वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के। उनकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? तो खिचड़ी परोस में हो रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रहा है। तो उनकी पढ़ाई का स्तर और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्तर के तो बौद्धिक क्षमता में विषमता होगी। तो क्यों नहीं विदेश से कुछ ऐसा चीज़ आयातित किया जाए कि एजुकेशन को इक्वल कर दिया जाए। किसी भी वर्ग का बच्चा है स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए, गुरुकुल के भांति। गुरुकुल एक द्वापर त्रेता में, रामायण चौपाई में बातें आती हैं कि गुरुकुल की परंपरा थी। तो राजा का बच्चा हो, चाहे वो रंग का हो, वो कृष्ण हो, चाहे तो उनके मित्र क्या बोलते हैं जो ब्राह्मण गरीब थे, सुदामा हो, वहां पर कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। वह परंपरा भारत में आनी चाहिए। इक्वल एजुकेशन, इक्वल हेल्थ की व्यवस्था होनी चाहिए। समस्या का निराकरण होगा, लेकिन ऐसे हो। भारत को जाति और धर्म आधारित ध्रुवीकरण से आगे ले जाने के लिए समाज, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक नेतृत्व को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सभी धार्मिक संस्थाओं में कुरान, पुराण, गीता, बाइबिल, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र, किसी में अगर कहीं कोई मामला आया हो, मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाली बात अगर कही गई हो तो मुझे बताया जाए। यह कहीं नहीं, मानवीय विचारधारा के खिलाफ कोई धर्म नहीं कहता है। तो मानवीयता की पाठ पढ़ानी चाहिए। जब वो ठीक है, आप जहां भी है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी धार्मिक संस्थान है, उन संस्थानों को चाहिए कि मानव मानव एक समान का नारा दे, एक तरह की पढ़ाई पढ़ाए। ठीक है, मजहब है, सभी मजहब का समान होना चाहिए। आपके यहाँ का संस्कृति होगी कि रात में आप पराठा खाते हैं, कि सत्तू पराठा खाते हैं, कि बिरयानी खाते हैं, या हमारा आपका निजी मामला हो सकता है। लेकिन बाहरी माहौल में, सामाजिक माहौल में मामला एक होनी चाहिए। मानवता का संदेश देना चाहिए सबको। सर, एक तीखा क्वेश्चन आपसे करेंगे हम। कुछ लोगों का मानना है कि जाति व्यवस्था
समस्याओं को उपयोग धर्मांतरण बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे लोग का कहते हैं कि राजनीतिक दल इन्हीं समस्याओं को वोट बैंक बनाए रखने के लिए जीवित रखते हैं। आप बहस को कैसे रखते हैं? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज। जी सर। अभी की जो है बड़ा सॉफ्ट टारगेट है राजनीति करने वालों के धर्म और जाति। जी। कि बड़ा मुलायम माने कड़ा परिश्रम नहीं है। हमने घोषणा किया बेरोजगारी दूर कर देंगे, भूखमरी दूर कर देंगे, अन्य समस्याएं जो निजी समाज में होती उन समस्याओं को दूर कर देंगे। भाषण दे दिया, सत्ता में आ गए। कोई भी पार्टियां आने के बाद में ना तो वो भ्रष्टाचार दूर कर रहा है, ना गरीबी दूर कर रहा है, बल्कि 1 रुपया में जमीन खरीद करके देश की संपत्ति को भू संपदा एक तरफ कर रहा है, बाकी लोग बेहाल होते चले जा रहे हैं। स्वर्ण व्यवसायियों की भी बात अभी आई है, तो वह भी उसी तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। देखिए, कहने का भाव यह है, हम जाति को अगर जिंदा नहीं रखेंगे तो इस विषमता वाले युग में हम सत्ता प्रशासन के लोग नहीं होंगे। बड़ा कड़वा सत्य है। उसको बनाए रखने के लिए गंदगी फैला करके लोग रखने वाले गंदगी फैला के रखे हुए, लेकिन इससे आने वाली नस्ल जो पीढ़ी है वो सबका घर जलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि आज बड़ा हम इत्मीनान में हैं, सबके बाल बच्चा जुम्बी से एक दूसरे के प्रति नर पिशाच हो जाएंगे, एक दूसरे को माने खाने काटने को दौड़ेंगे। यह युग आने वाला है। अगर इसको रोका नहीं किया, इतनी बड़ी अगर जड़ को अगर समाप्त नहीं किया गया, तो ऐसा समय आएगा कि किसी भी वर्ग जाति का व्यक्ति होगा, उसका आने वाला पीढ़ी जो है तड़प तड़प करके भूखे, बेरोजगारी, गरीबी पे तो मरेगा ही, लेकिन इतनी भयावह भारत के अंदर विस्फोटक होगी कि उतनी बड़ी विस्फोटक अमेरिका, इजराइल, ईरान में नहीं है जितनी बड़ी भारत के अंदर हो जाएगी। और फिर भारत के अंदर होगी तो पलायन करने वाले तो आराम से पलायन कर जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अंधविश्वास में पड़े हैं, उनका वो धर्म जाति के नाम पर लड़ते हुए मर जाएंगे। और ये मुर्दों का शमशान का टीला हो जाएगा। फिर कोई भगीरथ आएंगे, फिर कोई गंगा की नदी बहेगी, तो फिर जो है कि यहाँ जो है कि राख समाप्त होगा। ऐसी परिस्थितियाँ भविष्यवाणी है आपकी। ये एक बिल्कुल सच्चाई है, कड़वा सच है। सर, जाति व्यवस्था को लेकर आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जाति व्यवस्था को लेकर के मेरा एकदम ठोस संदेश है, संदेश नहीं निवेदन है भारत के सारे लोगों से कि देखिए, सही शिक्षा का ग्रहण कीजिए। और सही शिक्षा कभी भी मानवीय संवेदनाओं से अलग नहीं होगा। तो मानवता का पाठ पढ़िए। मानव का कल्याण कैसे होगा, पृथ्वी पर जीव जंतुओं का कल्याण कैसे होगा, प्रकृति की बचाव कैसे होगी, पेड़ पौधा भी एक जीव है, उसकी भी सजीवता कैसे बचेगी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के जाति, वर्ग और प्रकृति को रक्षा करने के लिए हमें अग्रसर होना होगा और उस पर ध्यान देना होगा। तो यह संदेश हम देते हैं कि प्रकृति को भी बचाइए, मानवता को भी बचाइए, मनुष्य को बचाइए, तब आपकी पीढ़ी बचेगी। नहीं तो प्रकृति अगर नष्ट होगी तो आपका सारा सिस्टम उथल पुथल होगा, तो कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। फिर वही डायनासोर और सिंधु घाटी सभ्यता और भागीरथ वाला युग आवेगा, सब कुछ नील जाएगा। इसको रोकना हम सभी को मिलके, सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, और मानव धर्म सिखाता है प्रकृति की रक्षा, जीव जंतु की रक्षा, मनुष्य की रक्षा करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर स्टोरी पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार जरूर कीजिएगा।